कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए 350 करोड़ रुपए याद है धीरज साहू के भैया ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आ पाए उतरे पकड़े गए 100 करोड़ के लगभग कहां पकड़े गए बंगाल में पकड़े गए कर्नाटक में पकड़े गए झारखंड में भी फिर पकड़े गए अरे आंखों के सामने दिख रहा उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं और इसीलिए ये लोग सिर्फ कैश पैसे पे राजनीति करना चाहते हैं इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए वही दौर चाहिए 2014 से पहले जिसका कि इनकी पार्टी एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकती ऐसा तो नहीं 2014 से पहले चुनाव नहीं लड़े जाते थे हवाई जहाज से लेकर सारी चीजों का खर्चा कौन देता था एक पैसे का हिसाब नहीं है आज कम से कम ऐसी पारदर्शी स्थिति तो लाए थे कि हिसाब है अगर सरकार चाहे कोर्ट चाहे तो हिसाब मांग सकता है इनके टाइम में तो मांग ही नहीं सकते सब तो इधर से आया उधर चला गया क्या आपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था झूठ बोलते हैं कि 400 का था 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था और सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर में थे सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई WTO के साथ एग्रीमेंट किया था अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए अब सुनिए अंबानी अडानी बड़ी मजेदार बात सुनिए राहुल गांधी तो खाली एक सांसद है नेता प्रतिपक्ष कौन है अधीर रंजन चौधरी उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या तो हंसते हुए कह रहे हैं जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं याद करिए जाके वो वीडियो में हवा में नहीं बोल रहा हूं और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष नहीं राहुल गांधी सीनियर मगर क्या बताएं नेता प्रतिपक्ष की फोटोवा नहीं आती है मैनिफेस्टो पे अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है राहुल गांधी जी की जो ना अध्यक्ष हैं ना उपाध्यक्ष हैं ना महासचिव हैं ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं और पद छोड़ चुके हैं अपदस्थ अध्यक्ष हैं सबसे असफल अध्यक्ष हैं मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहे देखिए इनको क्या भरोसा है गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए गोली नहीं चली हैंड टू हैंड फाइट में और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं उधर से एक भी मारा ना जाए घायल भी ना हो उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है सोचिए ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं चीन के आंकड़े पे भरोसा नहीं है अपनी सेना के आंकड़े पे भरोसा है आप देखिए आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया हमने तो बिल्कुल कहा हमारे 20 सैनिक थे उनका पूरे सम्मान के साथ उनके गांव तक ले जाकर अंतिम संस्कार कराया गया मगर ये चीन के बारे में कहते हैं आज जाकर चीन की हालत देख लीजिए चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है चीन की 18 रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं चीन में पिछले क्वार्टर में 2 क्वार्टर पहले डिफ्लेशन था अगर आप देखें इस समय चीन से ज्यादा रेमिटेंस पिछले क्वार्टर में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आया है जो फॉरेन से रेमिटेंस आया $111 बिलियन का एनआरआईज के द्वारा भारत में चीन से ज्यादा आया है और सुनिए अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की आईफोन की फैक्ट्री चीन के बाहर दुनिया में कहीं बनी है तो भारत में आके बनी है उससे चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा अब मैं बताना चाहता हूं जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था और मैं पूछना चाहता हूं अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया वो छोड़िए 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे यानी वेस्ट पाकिस्तान में आज के पाकिस्तान में वो क्यों नहीं छोड़े गए और मैं दर्शकों से कहता हूं जरा एक फूड फॉर थॉट लेता हूं उससे छोड़िए वो किसने बनवाया उसके लिए बहुत सी पुरानी आर्काइव्स है सुनिए कह रहे थे कारवां लुट गया कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया अभी चेक करिए जाके पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने क्या कहते हैं कारवां लुट गया हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है ये है इनकी अच्छा सुधांशु जी फिर मुझे ये बताइए देखिए आपने अच्छा नहीं प्लीज या तो सुधांशु जी को कंप्लीट करने दीजिए फिर मेरा मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है इन्होंने कहा इकोनॉमी अब बता रहा हूं पेट्रोल डीजल खोलिए अपना मोबाइल में अभी से कहता हूं 2004 में कितने का था डीजल 22 रुपया 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया कितना राइज हुआ 220% आज कितना है डीजल 87 रुपए कितना राइज है 65%। अब सुनिए 90 रुपए अरे सुनिए ना तो कितना हुआ चलो 90 कितना हुआ 70% 70% हुआ ना आपके में 210%। और सुनिए पेट्रोल कितना था 2004 में 32 रुपया जब हमने छोड़ा जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया कितना राइज हुआ 210%। आज कितना है 97 रुपए 60%। बोलिए आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं आइए दूध के दाम देख लीजिए अच्छा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। अब मगर मैं सुनिए मगर इनका क्या है सुनिए इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते कोई आपके यहाँ शादी का न्योता देता है आप जाए ना जाए पर ये तो नहीं लिख के देते मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं राम मंदिर तो नहीं आए बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं मैं कोट कर रहा हूं नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे
उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गई। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना एक, इतना दो, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहां एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की। वी-गार्ड प्रेजेंट्स। अरे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता ही। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन सोनिया गांधी जी कोई छोटा मोटा नेता थी? उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटा छोटा फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक दिखा दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, यहां पर कह रही हूं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी। मतलब सोनिया जी की छोटी फोटो दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं जहां पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूपी पीछे खड़े हुए हैं। सुनिए, यूपीए अभी दिखाएं यूपीए चेयरपर्सन। सुनिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो खड़े भी नहीं है, ये पीछे। आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात कहता हूं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अगर कोई डिग्निटरी आ रही है उनसे मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है? मैं जवाब देता हूं। मोहन भागवत को आप क्यों बिठाते हैं? क्या है मोहन भागवत? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको सोनिया गांधी से आपत्ति है? एक मिनट, सोनिया गांधी बोलने के बाद सोनिया गांधी राजनीतिक करती है। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। ये तो उनकी उपस्थिति में बोला है, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन में बोला है, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क उतर करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट में बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।